हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सर आप सबका स्वागत करता हूं आरएन एजुकेशन एंड फाउंडेशन में। तो हमारा साइंस 2 का सीरीज चल रहा है। 10th महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2 लेक्चर्स हमारे ये टॉपिक के हो चुके हैं। साइंस 2 का 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमने शुरू किया था, जिसका ये 3rd लेक्चर है। तो जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर पहले आप वो यहाँ पर लिंक में मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके पहले आप वो 2 टॉपिक देख लीजिए, फिर ये तीसरा स्टार्ट करिए। ओके, तो आज हम ये थर्ड लेक्चर होगा, तो हम 3rd लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार पूरा रिकैप कर देते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था हेरिडिटी है क्या। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं कि मम्मी पापा से कैरेक्टर कैसे बच्चों में ट्रांसफर होता है। कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है जेनेटिक्स की स्टडी में, हमने उनके नाम पढ़े थे। तो जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जहां से शुरुआत हुआ। हमने पढ़ा था कि जीन में चेंजेस कैसे आते हैं, हम में चेंजेस कैसे आते हैं। यूगो डी व्राइस, उन्होंने बताया था म्यूटेशन सडन चेंज होता है डीएनए में, जिसके वजह से चेंजेस आते हैं। हमने पढ़ा था क्रोमोसोम पहली बार किसने देखा था, वॉल्टर एंड सटन, उन्होंने पहली बार क्रोमोसोम ग्रासहॉपर में देखा था, पेयर्ड क्रोमोसोम। फिर हमने पढ़ा था कि भाई डीएनए ही मम्मी पापा से हम में ट्रांसफर होता है, ये किसने बताया था, 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी, कोलिन मैक्लियोड। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे बॉडी में प्रोटीन बनता है, वो किसने बताया था, तो फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनेड ने बताया था। और प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन किससे बनता है, छोटे 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 अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन होती है। तो ये अमाइनो एसिड्स 20 अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है, तो वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ढूंढा था। पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में हमने ये पढ़ा कि बॉडी हमारी 80% प्रोटीन से बनी है, तो प्रोटीन बनता कैसे है, तो सेंट्रल डोग्मा पढ़ा। तो सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा कि जब भी आपको आज से लेके पीएचडी करने तक अगर कोई पूछा कि भाई प्रोटीन कैसे बनता है, तो 3 प्रोसेस से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो हमने पढ़ा डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए जो बन रहा था उसके ऊपर क्या था, यहाँ पर कोड था, उस कोड को ट्रांसलेट करने आता है टीआरएनए, ये हमने पढ़ा था, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ट्रांसलेशन बन के यहाँ पर आरआरएनए ज्वाइन करता है सभी अमाइनो एसिड को और बन जाता है प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये आरआरएनए मूव करता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये प्रोटीन बनने के प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सिंपल समरी हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन है क्या, इवोल्यूशन शुरुआत करते हैं हम आज। ओके, तो हम शुरू करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है, आपने सुना होगा कि हम बंदरों से बने हुए, बंदरों से बने हुए का कहने का मतलब है कि हमारा लाइफ जो है, हम पहले कैसे दिखते, स्टोन एज मैन में आपको याद होगा, तो स्टोन एज मैन, फिर उसके पहले हम कैसे दिखते थे। तो ये कई मिलियन ईयर्स का सफ़र था कि आज हम ऐसे दिख रहे हैं। तो ये स्लो चेंज जो हो रहा है, जो स्लो धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आया, डीएनए में चेंज आया, जीन में चेंज आया, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन है क्या, तो इवोल्यूशन हमारा क्या है, ग्रेजुअल चेंज होता है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ग्रेजुअल चेंज दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आते 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 आते, अभी आज से मिलियन ईयर्स बाद क्या लगता है आपको कि हम ऐसे के ऐसे दिखेंगे, नहीं ना। थोड़ा तो डीएनए में चेंज आते आते हमसे ही कोई नया ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है, तो इसको ही इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन की थ्योरी यही बोलती है कि धीरे 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 चेंज हो रहा है या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है। ये दोनों डेफिनेशन में कोई भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, राइट है। तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनमें धीरे धीरे चेंज आया स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, और एक नया लिविंग बीइंग बनते गया, तो उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे हम सब ये दुनिया में पूरे अर्थ पे पहला लिविंग बीइंग पानी में आया था, वो पानी में ही डीएनए चेंज होते गया, कॉम्प्लेक्स सेल बना, और वो सेल से ही आज हम सब है। तो हम सब का कॉमन एंसेस्टर वो पानी में आने वाला पहला सेल ही है। क्लियर है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है, इवोल्यूशन की थ्योरी आपके बुक में जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ये दिया हुआ है कि हम कैसे इवॉल्व हुए, बट मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ। और ये थ्योरी है, थ्योरी मतलब प्रूवन नहीं है, एक हाइपोथेसिस है
जिसमें ऐसे बताया गया कि हो सकता है ऐसे ऐसे हुआ हो। तो ऐसा मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो पहले एक सिंगल पॉइंट पे था 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो 20 बिलियन साल पहले क्या था, हमारा अर्थ एक पॉइंट पे था, हमारा अर्थ नहीं पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट पे था और एक बड़ा सा धमाका हुआ। अब वो जो धमाका है, ये धमाके को ही बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो जब धमाका हुआ तो उस धमाके की वजह से ही क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स, हमारा गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें बनना चालू हुई। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में तो आपको इतना डिटेल में नहीं। अब सर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, धमाका हुआ? क्योंकि अगर मैं बात करूँ हमारा अर्थ, हमारी जो गैलेक्सी है और बाकी जो जैसे यूनिवर्स में ये गैलेक्सी ऐसे गैलेक्सीज, उनके बीच का जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई ये दूर जा रहा है। तो अगर बॉम्ब फोड़ा है कभी, अगर आपने बॉम्ब फोड़ा होगा तो आपने क्या देखा, जब बॉम्ब फूटता है उसको स्लो मोशन में देखो। तो जब स्लो मोशन में देखोगे तो क्या दिखता है कि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने इसी को उल्टा करके देखा, अगर ये पार्टिकल दूर जा रहा है तो एक टाइम जरूर ऐसा होगा जब ये पार्टिकल नज़दीक हुए होंगे। सीधी सी बात है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हो सकता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट पे था, ठीक है, इस सिंगल पॉइंट पे धमाका हुआ। फिर उसी में एक ऐसा पार्टिकल, मतलब यूनिवर्स में हमारा जो अर्थ है वो अर्थ बनना चालू हुआ। तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ हमारा पूरा लावा था, पूरा लावा। तो अर्थ पूरा मोल्टेन मास जैसा एक आग का गोला था। अब अर्थ जब आग का गोला था तो धीरे धीरे अर्थ पे यहाँ पर लाइफ फॉर्म होना चालू हुआ। तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे सिंपल एलिमेंट्स आने चालू हुए। अब एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो उस समय ऐसे गैसेस थे, तो CH4, H2O वेपर के फॉर्म में था। तो सिंपल एलिमेंट अभी के लिए इतना याद रखो कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे सिंपल एलिमेंट्स बनना चालू हुए ओशन में, क्योंकि अर्थ जब कूल डाउन होना चालू हुआ तो बारिश हुआ। जब बारिश हुआ तो बारिश होने के बाद अर्थ पे पूरा पानी 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 हो गया। अब पानी के अंदर सिंपल सिंपल केमिकल्स घूम रहे हैं। केमिकल्स की आदत होती है कि वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और जब रिएक्शन किए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना चालू हुए। क्या होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड? लिविंग बीइंग में जो केमिकल पाए जाते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर सिंपल डेफिनेशन। या कार्बन, हाइड्रोजन जिसके अंदर होता है ऑक्सीजन, उसको लिविंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक आयन, कॉपर। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे केमिस्ट्री मतलब मॉलिक्यूल्स बनना चालू हुए पानी के अंदर। पानी के अंदर रिएक्शंस होते 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 क्या बना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। हमें पता है हमारा जो सेल है, हमारा जो सेल है उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए को ही बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बना, प्रोटीन बना, डीएनए बना, प्रोटीन बना, जो कि मेन है। प्रोटीन हमारे बॉडी में 80% है। और जब ये केमिकल बने तो कहीं धीरे धीरे हमारा सेल बनना चालू हुआ। तो पहला सिंपल सेल आया। तो पहला जो सिंपल सेल था, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, तो वो कैसा दिखता था, आपको यहां पर मैं बता देता हूं कैसा दिखता था। तो यहां पर जो फर्स्ट सेल था वो नॉर्मल ऐसा हुआ कि भाई बाहर ऐसे कवरिंग हो गई और अंदर जेनेटिक मटेरियल फ्लोट हो रहा है। अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल था। और ऐसा जब जेनेटिक मटेरियल फ्लोट होता है, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं दिख रहा है, उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना, प्रोकैरियोटिक सेल बना। क्लियर है? तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल बनने के बाद हमारा उस सेल में क्या हुए, कुछ सेल सिलेक्ट हुए, नेचर ने सिलेक्ट किया। मतलब कुछ सरवाइव कर गए और कुछ सरवाइव नहीं कर गए। जो सरवाइव कर गए वो धीरे धीरे एडाप्ट करना चालू किए, उनके बॉडी में चेंजेस लाना चालू किए। और उनके बॉडी में चेंजेस लाते 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 आज हमारा पूरा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानवर बनना चालू हो गए जो बड़े जानवर हैं और कॉम्प्लेक्स जानवर हैं। मतलब इतनी बायोडाइवर्सिटी आज इवोल्यूशन के वजह से, वो सिंगल सेल से ही इवॉल्व होकर ऐसे चेन बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है। और आज हमारे अर्थ पे इतने ज़्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? तो इसी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यही पूरे पार्ट को हम बोलते हैं इवोल्यूशन।
एक बार फिर से बता दे रहा हूँ व्हाट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हमारे 3.5 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे सिंपल एलिमेंट बने थे ओशन के अंदर, रिएक्शन हुआ तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा लिविंग बींग तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, प्रोटीन और डीएनए बना। प्रोटीन और डीएनए बना तो पहला प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना विच वॉज प्रोकैरियोटिक सेल। वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जो था उसमें कुछ सेल सिलेक्ट हुए जो सरवाइव कर गए, वो चेंज करते गए और चेंज करते 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 आज अर्थ पे इतने 3.5 मिलियन ईयर्स जो है आज उसकी देने के अर्थ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी, इतना कि हमें पता ही नहीं है। अमेज़ॉन के जंगल में हर 10वां स्पीशीज़ अननोन है, हमें पता नहीं है वो कौन सी प्रजाति है। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इवोल्यूशन की देन है। अब प्रूफ क्या है? सर आप बोल रहे हो कि हम सब किसी एक जानवर से आए हैं, ठीक है, बट प्रूफ क्या है? और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, आपको याद रखना है व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सिंपल है, पहला एविडेंसेस आप क्या देखकर बोलोगे कि ये जानवर के पूर्वज सेम हुए होंगे? बाहर से देख के। अगर वो बाहर से सेम दिख रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों का जानवर का इवोल्यूशन पिछले कोई एक जानवर से ही हुआ है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? आप देखो यहां पर हमने माउथ स्ट्रक्चर, आईज, तो यहां पर वुल्फ हो गया, डॉग हो गया, और ये यहां पर वुल्फ, डॉग और फॉक्स, तीनों के यहां पर सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जानवर का इवोल्यूशन किसी एक जानवर से हुआ है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी यहां पर पहला आ गया। दूसरा एनाटॉमिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजी वर्ड कभी भी आएगा तो याद रखना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि यहां पर आप देखोगे कि हमारा हाथ, ये हाथ दिख रहा है, अंदर की हड्डी तो 30 हड्डी होती है। आपको नाम याद नहीं रखना है बट मैं आपको बता देता हूं। यूमरस एक, रेडियस उल्ना, ये यहां पर 2 होते हैं, फिर यहां पर कार्पल्स 8 होते हैं, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, फैलेंजेस 14 होते हैं। तो जोड़कर कमेंट में बताना कितनी हड्डी हो गई। यूमरस 1, रेडियस उल्ना 2, कार्पल्स यहां पर 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस यहां पर होते हैं 14। कैसे? 1 2 3 हड्डी 6, तो यहां पर कितने हो गए? ये 12, और ये हो गए इसमें 2 हड्डी 13 14 फैलेंजेस होते हैं, तो 30 हड्डी। तो हमारा हाथ और वेल पता है ना, बड़ी मछली, उसका क्या बाहर से दिखने में हमारे दोनों के ऊपर के हाथ मतलब लिम्ब्स सेम है क्या? उसमें फ्लिपर बोलते हैं, नहीं है ना सेम, लेकिन उसमें भी 30 हड्डी होते हैं। मतलब हो सकता है कि वेल भी मैमल है और हम किसी एक पूर्वज से आए हुए हैं। मतलब वो जानवर पानी के अंदर गया तो वेल बन गया, और ज़मीन पे रहा तो हमारे जैसा जानवर बनते गया, काऊ बनते गया। तो काऊ में भी हड्डी सेम होती है। बैट का विंग उड़ने के लिए, लेकिन उसके पास भी कितनी हड्डियां हैं? 30 हड्डियां हैं। तो दूसरा एविडेंस एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर बोन्स और जॉइंट्स, तो आप यहां पर देखोगे ये बनाया है मैंने, ह्यूमन का हैंड का हड्डी सेम है, कैट का सेम है, हॉर्स का सेम है, बैट का सेम है, डॉल्फिन का सेम है, सबकी अंदर की हड्डी सेम है जबकि बाहर से अलग दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इनका इवोल्यूशन किसी एक कॉमन। तो दूसरा प्रूफ यहां पर हुआ एनाटॉमिकल एविडेंस। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे, हम दोबारा यहां पर सेशन में बता देंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन। नाउ व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? ऐसा ऑर्गन जो हमारे पास है पर हम यूज नहीं कर रहे हैं या डेवलप नहीं हुआ है। ऐसा ऑर्गन जो हमारे पास है बट हम यूज नहीं कर रहे हैं या फिर डेवलप नहीं हुआ है या डीजनरेटेड है, तो उस ऑर्गन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ऑर्गन जो यूजलेस है, जो डीजनरेटेड है, अंडर डेवलप है, जो हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल है थ्रू सेवरल ईयर्स, तो ऐसे ऑर्गन हमारे पास हैं लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। वही ऑर्गन दूसरे के पास है, उनको यूज हो रहा है। तो बोल सकते हैं ना कि वो जानवर और हम जानवर हो सकता है कि किसी एक कॉमन जानवर से इवॉल्व हुए हों। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आपको याद रखना है कौन कौन से ऑर्गन है। तो पहला एग्जांपल आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? पेट में हमारे अपेंडिक्स, यहां अपेंडिक्स जो होता है वो हम में तो होता है लेकिन हम में कोई काम का नहीं है। लेकिन काऊ जो ग्रेजिंग एनिमल है, ग्रेजिंग मतलब रूमिनेंट एनिमल, अब रूमिनेंट और ग्रेजिंग मतलब घास खाने वाले जानवर, कैटल एनिमल,
उनमें वो उनके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो उनमें तो वो काम का है, हम में नहीं है, बट पाया जाता है। तो ये एक प्रूफ हो गया जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा और ग्रेजिंग एनिमल का इवोल्यूशन कहीं ना कहीं से में। तो वेस्टिजियल का पहला एग्जांपल क्या है? अपेंडिक्स। दूसरा, मसल ऑफ द ईयर पिन्ना। अब ईयर पिन्ना, हमारे पास ईयर पिन्ना है, देखो कोई ऐसे ऐसे से करता है तो कान भी हिलता है उसके उसके ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना मंकीज में काम आता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ईयर पिन्ना की, बट मंकीज को काम आता है। तो ईयर पिन्ना यहाँ पर सेकेंड आ गया, तो इट इज़ यूजफुल इन मंकीज एंड अदर एनिमल्स लाइक रैबिट, काउ, हॉर्सेस। तो इनके पास भी ईयर पिन्ना यहाँ पर यूजफुल है, लेकिन हमारे पास ईयर पिन्ना है वो कोई काम का नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, दूसरा ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तीसरा, हमारे पास टेल नहीं है लेकिन टेल की हड्डी पाई जाती है, तो यहाँ पर टेल की हड्डी होती है, कॉकिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉकिक्स, बॉडी हेयर, विजडम टीथ, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, बट ये देखा जाए तो कोई काम के नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो हो सकता है कि जिनमें ये काम के हैं और हम में, हम दोनों ही जानवर, हाँ इंसान भी जानवर होता है, हम दोनों ही जानवर किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हों। तो ये तीसरा प्रूफ था वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? 3 पढ़ लिया है। पहला मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इनके कॉमन है। दूसरा एनाटॉमिकल, इंटरनल स्ट्रक्चर, हड्डी का स्ट्रक्चर देखकर। और तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आपने अपेंडिक्स पढ़ा, ईयर पिन्ना पढ़ा, टेल बोन कॉकिक्स पढ़ा, विजडम टीथ पढ़ा। तो ये सब आपको याद रखना है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ईजी है। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? पैलेंटियोलॉजी क्या होती है? फॉसिल्स, अवशेष, जैसे खुदाई होती है, हड्डी मिली तो उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको फॉसिल बोलते हैं। तो कोई फॉसिल मिला है, उसके स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी। क्लियर? तो पैलेंटियोलॉजी, ऐसा कोई प्रूफ मिला है फॉसिल की स्टडी करके, तो उस एविडेंस को बोलेंगे पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। अब कोई भी हड्डी अगर मिले तो कितने साल पुरानी है वो पता करने के लिए हम करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग मेथड कैसे होता है? वो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये फॉसिल मिला है, तो इसको हम पता कर सकते हैं ये कितने साल, कार्बन डेटिंग मेथड से, कि कितने साल पुराना फॉसिल है। तो ऐसे डायनासोर्स या किसी के फॉसिल्स अगर मिलेंगे तो हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रूफ के दौरान भी हम पता कर सकते हैं कि ये जानवर हो सकता है सेम दिखते हो, पहले किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हों, या हमारे एंसेस्टर ऐसे दिख रहे हों। तो वही है फॉसिल। रेमिनेंट्स मतलब रिमेन, आप रिमेन भी लिख सकते हो, रिमेन्स एंड इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अंडरग्राउंड प्रिजर्व हैं। जैसे जैसे अर्थ में ईयर्स जाते हैं, लेयर अर्थ पे आते जाती है, तो उस लेयर्स में ना हमें फॉसिल्स मिल जाते हैं जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं। टेक्निक यूज करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग क्या है हम वो समझते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है समझते हैं। कार्बन डेटिंग, ध्यान से सुनना, कार्बन के 2 फॉर्म याद रखो, कार्बन 14 एंड कार्बन 12। हमारे बॉडी में, एक लिविंग बीइंग के बॉडी में कार्बन 12 का जो भी हमारा अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम कार्बन 14 का जो फॉर्म है वो कंज्यूम करते रहते हैं। ध्यान देना, कार्बन 12 कांस्टेंट, कार्बन 14 ये हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी डेथ होती है तो फिर कार्बन 14 डिके होता है, कार्बन 14 कम होते जाता है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशो से हम ये पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना अवशेष या फॉसिल है, जो भी हड्डी या फॉसिल मिला हुआ है। क्लियर? 5730 साल लगता है, हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। तो 5730 साल में हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं इतने साल पुराने फॉसिल्स को भी स्टडी किया जा सकता है। तो आप जो सुनते हो ना कि ये इतना साल पुराना था, तो वो कार्बन डेटिंग मेथड से। सिंपल है। तो कार्बन 14 का डिकेइंग प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो हम रेशो कैलकुलेट करते हैं कार्बन 14 और कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 तो सेम था, वो मरने के बाद भी सेम ही रहने वाला है, लेकिन कार्बन 14 घटते जाने वाला है। तो हम उसके हिसाब से एक अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये कितने साल पुराना कोई भी फॉसिल होगा। तो C12 नॉन रेडियो एक्टिव होता है, जो चेंज नहीं होता। तो जो चेंज होता है, डीके होता है, उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो नॉन रेडियो एक्टिव है, डेड ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं होता। तो मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इज अ कार्बन डेटिंग मेथड। तो इसी को कैलकुलेट करना, कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशो, कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। और इससे हम, तो कितने एविडेंस हो गए अभी? 4 हो गए, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल और पैलेंटियोलॉजिकल।
क्लियर है? तो इससे प्रूव हो सकता है कि भाई ये जो दो लिविंग बीइंग है वो कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? कोई भी दो जानवर, अगर उनके बीच में कोई ऐसा जानवर है जो दोनों के कैरेक्टर शो कर रहा है, दोनों के कैरेक्टर, जैसे अगर ऐसे मान ले कि बर्ड्स और मैमल्स ऐसे दो के बीच में है और वो बर्ड जैसा भी है मैमल जैसा भी है, तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे कि वो बीच का है, इवोल्यूशन के दौरान वो कनेक्टिंग लिंक है। तो सम प्लांट्स और एनिमल्स शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो कैरेक्टर शो कर रहे हैं जो दोनों ग्रुप के हैं। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोल रहा हूं, याद कर लेना, टिक कर लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है पेरीपैटस। अब पेरीपैटस जो है ये दो ग्रुप का कनेक्टिंग लिंक है, मतलब एनिलिडा का भी कैरेक्टर शो करता है और अर्थ्रोपोडा का भी। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। अब एनिलिडा जैसा क्यों दिखता है? एनिलिडा मतलब क्या होता है? एनिलिडा मतलब उनके ऊपर सेगमेंटेड बॉडी है, तो इनके बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल एक लेयर होती है जो स्किन के ऊपर लेयर होती है, ठीक है, वैक्सी लेयर होती है। और पैरापोडिया, पैरापोडिया चलने वाले ऑर्गन। तो ये एनेलिडा का कैरेक्टर है। तो ये एनेलिडा का कैरेक्टर भी शो करता है। तो एनेलिडा का कैरेक्टर आपको याद रखना है कौन कौन से, सेगमेंटेड बॉडी हो गया, ठीक है। फिर क्यूटिकल, ऊपर इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल होता है। और तीसरा पैरापोडिया, चलने वाला जो स्ट्रक्चर होता है इनको पैरापोडिया बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है ये पैरापोडिया, नीचे देखो ऐसे आपको दिख रहा है ट्रायंगल 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 में, ये पैरापोडिया हो गया। अब अर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर क्या क्या है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ट्रैकिया से करते हैं। तो इस वजह से अर्थ्रोपोडा का भी यहाँ पर कैरेक्टर शो हो रहा है। जैसे हम में लंग्स है, वैसे इनके पास ट्रैकिया, ऐसा ट्यूब होता है, उस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन करते हैं। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी में खून किस में बहता है? वेन्स में, ठीक है। इनके बॉडी में ऐसा नहीं होता, इनके बॉडी में ऑर्गन पूरा फ्लोट होता रहता है। जैसे आप ऐसा समझो, कटोरी लो, कटोरी में दूध लो और आप उसमें क्या करो, पनीर डाल दो, तो पनीर ऑर्गन हो गए, पनीर क्या हो गए? ऑर्गन। और जो अंदर दूध है वो क्या हो गया? ब्लड। तो इनके सारे ऑर्गन ऐसे ब्लड में ही फ्लोट होते रहते हैं। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, एनेलिडा का भी। तो एग्जांपल है पेरीपैटस, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। एनेलिडा का कैरेक्टर क्या क्या शो करता है? सेगमेंटेड बॉडी है, क्यूटिकल है, पैरापोडिया है। अर्थ्रोपोडा का क्या शो करता है? ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं? ट्रैकिया से। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन। तो ये हो गया पहला एग्जांपल कनेक्टिंग लिंक का, पेरीपैटस। पेरीपैटस और प्लैटिपस अलग है, पेरीपैटस और प्लैटिपस अलग है। प्लैटिपस किसके बीच का? रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। अब रेप्टाइल्स और मैमल्स के कौन कौन से कैरेक्टर, मतलब दोनों ग्रुप का कैरेक्टर ये शो कर रहा है। तो रेप्टाइल का कैरेक्टर क्या शो करता है? अंडे देता है। हम अंडे देते हैं क्या? हम मैमल्स हैं, हम नहीं देते। बट ये मैमल का भी कैरेक्टर शो करता है और रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है कि ये अंडे देता है। मैमल का कैरेक्टर क्या है? इसके पास मैमरी ग्लैंड्स है और हेयर्स है, हमारे बॉडी पे हेयर्स है। मैमरी ग्लैंड क्या होता है? हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो फीडिंग जो होता है वो ब्रेस्ट से होता है, तो मैमरी ग्लैंड्स उसको बोलते हैं। तो ब्रेस्ट को मैमरी ग्लैंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मैमल्स जो होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। क्लियर है इतना? तो सोचो ये अंडे दे रहे हैं, हम अंडे देते हैं क्या? नहीं। तो ये रेप्टाइल जैसा भी कैरेक्टर शो कर रहा है और मैमल जैसा भी, क्योंकि मैमरी ग्लैंड सिर्फ मैमल्स में होता है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इसको मैं क्या बोलूँ? रेप्टाइल बोलूँ या मैमल बोलूँ? तो दोनों के ही कैरेक्टर शो कर रहा है, इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स है। फिर लंग फिश। अब लंग फिश जो है ये दो, पाइसेस और एम्फीबियंस, दो के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। पाइसेस मछलियाँ, एम्फीबियंस मेढक, ठीक है, मेढक लोग एम्फीबियंस में आते हैं। पाइसेस के कैरेक्टर्स क्या है कि इनके पास फिन्स होते हैं, तैरने के लिए क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, तो फिन्स होते हैं। और एम्फीबियन का कैरेक्टर क्या है? इनके पास लंग्स होता है, ये लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन फिशेस किससे करते हैं? गिल्स, गिल्स होता है उनके पास। तो ये है तो पानी में, यहाँ पर दिख रहा है फिन्स है, लेकिन लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो दोनों के कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि लंग फिश, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसेस मतलब फिशेस, एम्फीबियंस मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? आपके फ्रॉग। ये टेंशन मत लो, पाइसेस, एम्फीबियन ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे, एनिमल क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर उसमें डिटेल में। अभी सिर्फ एग्जांपल याद करना है आपको। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबियन, लंग फिश। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स,
डक बिल्ड प्लैटिपस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, पेरीपैटस। ये एग्जांपल्स याद रखो। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, अगर मैं फास्ट जा रहा रहूंगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सर फास्ट गए हो आप, तो हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे। एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है? बच्चा जब मदर्स वुम में होता है, पेट में होता है, तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इस स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो ये प्रूफ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखकर, अगर हम सभी जानवरों का ये चीज़ पढ़ें कि वो पेट में कैसे डेवलप हो रहे हैं, बेबी कैसे बन रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या ये सब लोग सेम तरीके से अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब इनका इवोल्यूशन किसी सेम जानवर से हुआ है ना? तो यहां पर देखोगे आप फिश, क्या फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इस जगह पर आप पहचान सकते हो कौन फिश है, कौन बर्ड है, कौन मैमल है, कौन रेप्टाइल है? नहीं ना, सब एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये सब का इवोल्यूशन किसी एक जानवर से ही हुआ है। यहां पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं तब चेंजेस आते हैं तो थोड़े अलग दिखते हैं। तो इस बेसिस पे यहां पर हम बता सकते हैं कि हम सब के एंसेस्टर क्या रहेंगे, कॉमन। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। तो बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसी में एम्ब्रियोलॉजी भी है कि हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप कैसे हो रहा है। तो आपने जब देखा कि इनके जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो लगभग सेम दिख रहे हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस किसके ऊपर प्रूफ है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। फटाफट लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं कि और बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कॉपी मत करना, आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। वेस्टिजियल ऑर्गन, कौन सा ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है? ऐसा ऑर्गन जो हमारे पास है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, डीजनरेटेड हो गया, यूजलेस ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी में है, वो इवोल्यूशन का सबूत है, प्रूफ है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास ऐसे कौन कौन से थे याद करो। अपेंडिक्स था, ईयर पिन्ना था, टेल बोन कॉकिक्स था। तो क्या आंसर आएगा यहां पर? वेरी गुड, अपेंडिक्स। दूसरा, सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ कॉमन ओरिजिन। अगर आप देखोगे टॉर्टॉइस, चिकन, ये सब का ओरिजिन मतलब ये जब बन रहे हैं तो सब लोग सेम दिख रहे हैं। तो अगर सब लोग सेम दिख रहे हैं तो कौन सा एविडेंस है भाई? मॉर्फोलॉजिकल नहीं हो सकता, ये तो बाहर से देख रहे हैं ना। पैलेंटोलॉजिकल तो फॉसिल की स्टडी थी। एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर था। भाई हम ओरिजिन क्या देखते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कि बेबी के टाइम। नेक्स्ट, ये याद होना चाहिए, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल्स। व्हाट इज माय नेम? क्या नाम है मेरा? मैं रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन था? डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस। तो अंडे दे रहा था रेप्टाइल जैसा और मैमल जैसा मेमोरी ग्लैंड था उसके पास और हेयर्स थे। तो इवोल्यूशन में बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चन आए एक बार देख लो, और ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो 2024 का क्वेश्चन, इवोल्यूशन मतलब क्या? तो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन स्लो चेंज है। स्लो मतलब ग्रेजुअल चेंज है, तो ग्रेजुअल चेंज। नेक्स्ट, डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। चलो बताओ फटाफट, एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या था? इजी है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा क्या था? डक बिल्ड प्लैटिपस? नहीं, क्योंकि ये तो मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में था। लंग फिश, पाइसेस और एम्फीबियंस के बीच में था। पेरीपैटस, जी हाँ लग तो रहा है, ठीक है। वेल नहीं होगा, तो क्या आंसर आएगा? पेरीपैटस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस इन इवोल्यूशन। तो हमने पढ़ा था एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि हमारा हाथ, ऑक्स का हाथ, बैट का हाथ, ठीक है, डॉल्फिन। तो बाहर से ये काम अलग कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी दिख रही है अलग, लेकिन अंदर की हड्डी सबकी क्या है? सेम है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2020, 2019, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है, हैंड ऑफ ह्यूमन, 4 लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल, पटागियम ऑफ बैट। बैट के विंग्स को विंग्स नहीं पटागियम बोलते हैं और वेल को फ्लिपर बोलते हैं। नेक्स्ट, 2024 में 3 मार्क्स, पिछले साल का ही सवाल है हमारा। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था डीजनरेटेड, यूजलेस, अंडर डेवलप ऑर्गन होता है। राइट, नेम्स ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन थे? तो मैंने बताया था अपेंडिक्स, ठीक है, ईयर पिन्ना, तो ये सब हमने पढ़ा था। और साथ में विजडम टीथ वगैरह भी था, और ये डायग्राम भी विजडम टीथ का है, आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। तो कितने सारे क्वेश्चंस इवोल्यूशन से कंटिन्यू आए हुए हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमन जॉ और विजडम टीथ।
सो इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता हुआ, अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डन फॉर द डे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मत करना मत भूलिए। आपके दोस्तों को शेयर करिए। ये सेशन कंप्लीट चलने वाला है और अभिषेक सर से पढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। डन फॉर द डे। थैंक यू।